दोस्तों, मैं अमात्य देव इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यूरोप का पुनर्जागरण कहां कहां प्रभाव डाला। यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ तो वहां आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी बदलाव होने थे वो हुए और जिसका परिणाम उपनिवेशवाद की तरफ जाता है। उस पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण इंपैक्ट क्या था कि इटली का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको चुनौती मिला। अब इटली का व्यापारिक पुनर्जागरण का प्रभाव यह हुआ पुनर्जागरण का इंपैक्ट पड़ा कि इटली के व्यापारिक एकाधिकार जो एकाधिकार था उसको चुनौती दी गई। उसको व्यापारिक एकाधिकार को चुनौती मिला। अब चुनौती देने के कई मोड्स बने। अब चूंकि इटली सशक्त, आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा था तो उसके इर्द गिर्द जो भी राष्ट्र थे वो भी उसी समृद्धि को पाना चाहते थे। उस समृद्धि को पाने के लिए उन्होंने क्या किया कि नए समुद्री मार्ग की खोज की बात आई। अब ये क्योंकि पूर्व के भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्धि का कहानी जो है या अखंड भारत की समृद्धि की कहानी उनके पास पहुंचा हुआ था कि जो भी व्यापार हो रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग जो व्यापार कर रहे हैं वो उसका सेंटर क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप है और वहां से ही हमारी जरूरत की माल आता है। और वो इस बात को समझ रहे थे कि रास्ते में कई स्थल मार्ग से अगर व्यापार हो रहा है या कई राष्ट्र जब इन्वॉल्व है, कई मध्यस्थ इन्वॉल्व है, तो स्वाभाविक तौर पे उसका माल का लागत बढ़ेगा, लाभ कई जगह वितरित होंगे और अंतिम रूप से जहां वो माल पहुंच रहा है, जो खपत है यूरोप में, जो खपत है उस माल का, वहां बहुत ज्यादा रेट हो रहा है। तो उसको देखते हुए वे लोग सोच रहे थे कि अगर हम भारत तक या अखंड भारत जो था वहां तक अगर हम लोग कोई अन्य मार्ग से पहुंच जाए जहां मध्यस्थ ना हो तो वो बीच का जो मध्यस्थ जो लाभ खाते हैं वो हमें लाभ मिलेगा और हमारी समृद्धि बढ़ेगी, हमारा व्यापार फले फूलेगा। इसी कारण जो था वो लोग नए समुद्री मार्ग को ढूंढना चाह रहे थे। भारत उस समय उनकी निगाह में सोने की चिड़िया थी। तो एक तरह से ये जो नवीन समुद्री मार्ग का जो खोज था ये नवीन समुद्री मार्ग की खोज ये जो था ये कहीं ना कहीं लाभ या लोभ जो कहें और मांग या आवश्यकता, लाभ और मांग या आवश्यकता पे कहें, ये इस पर आधारित थे कि अगर वहां मांग था, मांग किस चीज का था, भारतीय मसालों का मांग था, और लाभ कमाना चाह रहे थे, लोभ था कि अत्यधिक लाभ हमको मिले और हम समृद्ध हों। अब इसे इस रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि यूरोप में एक्चुअली सर्दी ज्यादा पड़ता है, तो उनकी आवश्यकता क्यों थी, वो मांग क्यों था, इसे समझते हैं। मांग या आवश्यकता का कारण को समझते हैं कि मसाले जो थे, भारतीय मसाले
भारतीय मसाले ये भोजन को स्वाद और प्लस संरक्षित रखने में सहयोग करते थे। सहयोग करते थे, संरक्षित रखने में सहयोग कर रहे थे। तो ये इनकी एक तरह से आवश्यकता थी कि भारतीय मसालों में अगर का प्रयोग करके वहां अपने भोजन को वो लोग संरक्षित रख रहे थे, और वो उनकी आवश्यकता थी, और उस आवश्यकता का पूर्ति हर कीमत पे वो कर रहे थे। अर्थात उनको जो भारत से जो माल जा रहा था उसका कई गुना कीमत वो देते थे, क्योंकि बीच में लाभ कई जगहों पे बंटता था। अब आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप उत्पादक से माल खरीदते हैं तो आपको लागत कम पड़ता है। उत्पादक से अगर इमीडिएट कोई बड़ा व्यापारी है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, वहां से लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना जो है उस पर लाभ ऐड करता है, कीमत थोड़ा बढ़ा। डिस्ट्रीब्यूटर अगर बीच में सीएनएफ किसी को दे दिया, वहां माल गया तो लाभ वहां बटेगा, उसको भी लाभ चाहिए। फिर वहां से होलसेलर के पास गया, वहां लाभ चाहिए। उसके बाद होलसेलर से रिटेलर के पास गया, रिटेलर को लाभ चाहिए। तो अंतिम में जो उत्पादन का उपभोग करने वाला आम जन है, वहां जाकर रेट और बढ़ जाता था, तो क्योंकि बीच में कई मध्यस्थ हो गए। तो वही हाल यूरोप का था। आज जो मॉल का कॉन्सेप्ट है, मॉल क्या करता है, कोई भी प्रोडक्ट को वो डायरेक्ट जो फैक्ट्री वाले वहां से खरीदता है, तो बीच का जो लाभ है जो कई जगहों पे बंटता था वो मॉल के हिस्से में जा रहा है, उसी से वो सारा मेंटेनेंस उनका होता है बड़ा बड़ा मॉल। चूंकि एमआरपी तो वही है, 10 रुपए का अगर साबुन वहां भी बिक रहा है, दूसरी जगहों पे भी बिक रहा है, जब 10 रुपए के साबुन रिटेलर अगर कोई दुकानदार किराना का दुकान खुदरा का दुकान वाले बेच रहे हैं उसको, तो उसको भी लाभ मिल रहा है। और उसके बीच कंपनी प्रोडक्ट को बनाने वाले से लेके फैक्ट्री से लेकर कई मध्यस्थ इन्वॉल्व होते हैं। मॉल उस मध्यस्थ के जगह पे खुद को खड़ा कर लिया, तो सारा लाभ उसके हिस्से में जाता है, और नतीजा ये होता है कि मॉल अभी बहुत चल रहे हैं यहाँ पे। खैर, हम अभी उस मुद्दे पे ये समझाने के लिए बता रहे थे, यहां भी इसी तरीके से समझना। तो वो इसी लाभ को खत्म करने के लिए यूरोप के जो देश थे, स्पेन, पुर्तगाल, वो इटली का एक अधिकार था उसमें कि भाई हम भी उन्हीं की तरह समृद्ध बने। वो नए मार्ग, नवीन मार्ग ढूंढ रहे थे, समुद्री मार्ग, ताकि समुद्र में कोई, चूंकि उस समय का अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला, आधुनिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला कॉन्सेप्ट था नहीं कि ये बटा हुआ था उनका सीमा, वो कोई भी व्यापार वहां से कर सकता था, वो सबों के लिए था। तो वो व्यापार वहां सोचे कि अगर वहां नवीन मार्ग मिल जाएगा, कोई हम भारत तक पहुंच जाएंगे, भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंच जाएंगे, तो हम वहां से सस्ते में माल खरीद के लाएंगे और उसको बेचेंगे। अब इसी का परिणाम हुआ कि वो नाविक जो है, नाविकों को उन्होंने भेजना शुरू किया, राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ, और इसी का परिणाम था कि 1487 में एक पुर्तगाली नाविक जो था बार्थोलोम्यू डियाज, ये अफ्रीका के दक्षिणी तट तक पहुंच गया, दक्षिणी पश्चिमी तट तक पहुंच गया। और यहां जब पहुंचा, ये 1487 में पहुंचा, और ये जो रास्ता जो बना उसको केप ऑफ गुड होप कहा गया। क्या कहा गया? केप ऑफ गुड होप। आशा अंतरिप, ये नाम दिया गया कि ये रास्ता अफ्रीका तक वो आ गया। अब तकरीबन 10 साल बाद एक पुर्तगाली नाविक जो था, इसके बाद 1487 के 10 साल बाद 1400 ठीक है, 1498 में
एक दूसरा पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत पहुंच गया और कालीकट के बंदरगाह में पहुंचा। जगह का नाम था कालीकट। वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। एक कालीकट का राजा था जमोरिन। यहां इसका ठीक ठाक स्वागत हुआ। यहां से लौटा ये और ढेर सारा काली मिर्च लेकर लौटा, लौंग। और काली मिर्च जो लेके लौटा ये, तो ये 1498 में यहां पहुंचा था। और काली मिर्च लिया और काली मिर्च लेकर लौट गया पुर्तगाल लौटा। और जो बेनिफिट हुआ इसको, जो इसको लाभ हुआ, वो लागत का 60 गुना लाभ हुआ। जो लागत लगा था यात्रा में और माल खरीदने में, उसका 60 गुना, 60 टाइम बेनिफिट लेके वो गया। तो ये सोच सकते हैं कि कितना अत्यधिक लाभ था वहां। अब मतलब लागत का मतलब यहां व्यापारिक खर्चे हुए, ध्यान रखेंगे, व्यापारिक खर्चे, जो भी खर्चा इसको हुआ था। अब इसके बाद इसी में जो है पूर्व के देशों के नया इटली भी कूदा। इटली जो था, इटली का नाविक था कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ये इटली का नाविक, ये भी भारत के लिए मार्ग ढूंढना चाह रहा था। और ये इटली से 1492 से लेके 1504 तक इस पीरियड में 4 यात्राएं की इसने। इसी तरह का कहानियां जो थी वो इसको प्रेरित किया। और इस यात्राओं को जो था फिनांस कर रहा था, संरक्षण मिला हुआ था स्पेन के कैथोलिक शासक का। ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चंस आता भी है कि क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का था। ध्यान रखिएगा, फिनांस उनको जो है, संरक्षण जो है वो स्पेन के द्वारा था, लेकिन वो खुद इटली के नाविक थे वो। ठीक है। और ये भारत का मार्ग ढूंढते ढूंढते पहुंच गया साउथ अमेरिका में, अटलांटिक समुद्र पार कर कर ये पहुंच गया दक्षिणी अमेरिका में। और जब वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा, वहां के जनजातीय लोगों को देखा, रेड मुंह और पंख वगैरह लगाए हुए थे लोग। वो समझा हम इंडिया पहुंच गए, तो उसको इंडिया इंडिया कहा। पता चला भाई इंडिया है ही नहीं है। लेकिन वहां के दक्षिण अमेरिका के स्थानीय निवासी को, क्योंकि उनका मुंह जो था लाल था, इसीलिए इनको रेड इंडियन कहा गया।
रेड इंडियन, ठीक है, रेड इंडियन इनको कहा गया, चूंकि इनका मुंह लाल था, इसका स्थानीय जनजाति के लोग हुए। क्योंकि कोलंबस को ये लगा था हम इंडिया पहुंच गए तो वहां के निवासी को इंडियन उसने कह दिया, और चूंकि उसका मुंह लाल था तो इसलिए रेड इंडियन बोला गया, का संबोधन दिया। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई नवीन समुद्री मार्ग को ढूंढने के लिए। इसका इंपैक्ट समझ सकते हैं कि इसका मूल इंपैक्ट क्या था, कि समुद्री मार्ग मिला और मिलने के बाद क्या हुआ, एक नया अध्याय का शुरुआत होता है यूरोप में और पूरे विश्व में उपनिवेशवाद। चूंकि ये नए जगहों पे जाते हैं, ये लोग वहां कब्जा करने लगे, वहां के संसाधनों का दोहन करने लगे, और जब संसाधनों का दोहन में दिक्कतें आई तो वो लोग वहां शासन स्थापित किया, यानी कि आर्थिक रूप से तो दोहन कर ही रहे थे, सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी उनके ऊपर वो इनक्रॉच किया, अतिक्रमित किया, उन्हें धार्मिक रूप से भी अतिक्रमित किया। अपना धर्म, ईसाई धर्म, नवीन ईसाई धर्म को वहां फैलाने का भी उन्होंने काम किया। तो उपनिवेशवाद हम लोग बाद में हम जानेंगे, उपनिवेशवाद का क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब ये नवीन समुद्री मार्ग जो वो पुनर्जागरण का ही बहुत बड़ा परिणाम, अंततः परिणाम उपनिवेशवाद के तरफ जाता है। ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में काफी मायने रखता है। थैंक यू, धन्यवाद।